आवाज आ रही है? चलो भाई, अभी तक क्या पढ़ लिए थे अपन? अरे यार क्या हो गया इसको आज, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डेफिनेशन वगैरह याद हुआ? स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन वगैरह याद हुआ कि नहीं हुआ? 3-4 डेफिनेशन बताया था, याद किए? क्या बताया था कल मैं? स्टैटिस्टिक्स का एक प्लूरल मीनिंग बताया था, बहुवचन अर्थ बताया था, उसका मतलब क्या था? डेटा और फैक्ट। ठीक है। सिंगुलर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंगुलर मीनिंग में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकीय विधियों का। उसके बाद में बोला था लैटिन, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, 4 ओरिजिन हमारे पास है और सबका मतलब क्या होता है? एक पॉलिटिकल स्टेक, एक राजनीतिक स्थिति या एक राजनीतिक राज्य। ठीक है। फीचर वगैरह कल मैं बता दिया था, लिमिटेशन भी बता दिया था मैं कि क्वालिटी को एनालाइज नहीं कर पाता ये, जब तक उसको नंबर ना दो तब तक एनालाइज नहीं कर पाता। इंडिविजुअल्स को एनालाइज नहीं करता, नंबर्स को एनालाइज करता है। ठीक है। लोगों को एनालाइज नहीं करता, यानी कि क्वालिटी को एनालाइज नहीं कर पाता, पूरी तरीके से सटीक नहीं होता, गलतियां होती हैं, गलत चीज़ों को प्रूफ किया जा सकता है, इसलिए इसको दुरुपयोग भी करते हैं लोग। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बता दिया था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा वो, कौन सा लैंग्वेज से लिए हैं ऐसे नहीं पूछेगा वो। भले ही ये पूछ देगा, इसमें से किसी एक वर्ड को पूछ देगा और बोलेगा कि ये वाला वर्ड जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, ये भले ही पूछ देगा। स्टैटिस्टिक्स कौन सी भाषा से लिया गया है स्टैटिस्टिक्स शब्द को, ये तो क्लियर ही नहीं है, इसलिए तो 3-4 शब्द पढ़ते हैं ना हम लोग। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बता दिया था, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बता दिया था। ठीक है। पॉपुलेशन सैंपल के बारे में बताया था मैं कल थोड़ा सा, और स्केल आज सुबह बता चुका हूँ मैं। जल्दी जल्दी रिपीट करना। नॉमिनल स्केल क्या करता है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। नॉमिनल स्केल क्या करता है? ये सिर्फ पहचान देता है, आइडेंटिटी दे देता है हमारे डेटा को, आइडेंटिटी या फिर कैटेगरी, है ना, कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये बच्चे हैं, ये बूढ़े हैं, ये एडल्ट है, ये अंडर एज है, ऐसा। ठीक है। उदाहरण क्या लिए थे इसका हम लोग? मेल, फीमेल, या फिर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ऑर्डिनल क्या करता है? ऑर्डिनल क्या करता है भाई, जल्दी बताओ। ऑर्डिनल स्केल क्या करता है? कैटेगरी प्लस ऑर्डर, रैंक देता है। ये रैंक, रैंक याद रखना है, ऑर्डर या फिर रैंक याद रखना है। ये बता देता है कि ये पहला व्यक्ति है, फिर इस दूसरा व्यक्ति है ये, फिर तीसरा व्यक्ति, यानी कि रैंक बताता है। सॉरी, ऐसे लिखना चाहिए इसको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पोजीशन बताता है। ये किस चीज़ को बता रहा है? पोजीशन या फिर रैंक को बता रहा है। ठीक है। क्रम को बता रहा है, क्रम को। ये टॉपर है, इसका नंबर सेकंड नंबर में, इसका नंबर थर्ड नंबर में। ठीक है। एंटरवेल क्या करता है हमको? एंटरवेल हमको रैंक के साथ साथ 2 रैंक के बीच के अंतर को भी बता देता है। ठीक है। डिफरेंस को भी बता देता है, यानी एक पहला टॉपर जो है जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है वो, और दूसरा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कितने नंबर का डिफरेंस है, 10 नंबर का डिफरेंस है, 15 नंबर का है, 20 नंबर का है, उसको भी बता देता है। रेशियो क्या करता है? रेशियो भी सेम चीज़ करता है, रैंक प्लस डिफरेंस बता देता है। लेकिन रेशियो में क्या होता है? अगर ज़ीरो है, रेशियो एनालिसिस, रेशियो स्केल में क्या होता है? अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो का मतलब होगा एब्सेंस ऑफ क्वालिटी, एब्सेंस ऑफ क्वालिटी। अगर आप रेशियो स्केल यूज़ कर रहे हो और वहाँ पर कहीं पे ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो का मतलब हो जाएगा उस चर में, उस वेरिएबल में वो विशेषता ही मौजूद नहीं है। ठीक है। इंटरवल स्केल में ज़ीरो का मतलब ये नहीं होता, रेशियो स्केल में ज़ीरो का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ क्वालिटी, विशेषता का या किसी चरित्र का अनुपस्थित होना। ठीक है। ये बता दिया था मैं। सेंट्रल टेंडेंसी बता दिया था, केंद्रीय प्रवृत्ति। जो हमारे आंकड़े हैं, ये सपोज हमारा आंकड़ा है बहुत सारा, और ये है हमारा मीन, ये सेंट्रल है ना, केंद्रीय है, केंद्र है ये। तो सारे आंकड़े जो हैं वो इसके आसपास है कि नहीं है, आसपास है तो कितने हैं, ये होता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी 2 टाइप का होता है बताया था मैं, एक मैथमेटिकल मेजर, गणितीय माप,
और दूसरा पोजिशनल मेजर यानी कि स्थानीय माप। मीन जो है ये मैथमेटिकल मेजर है, यानी कि ये क्या करता है, एवरेज बता देता है, नंबर बता देता है, जबकि मीडियन और मोड जो है वो स्थान बताते हैं। क्यों बताते हैं वो सुबह की लेक्चर में बता चुका हूँ, वो लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। मीडियन बताया था, मीडियन का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, तो जो बीच में बैठा हुआ है वही हमारा मीडियन होता है। इसको हम लोग ओजाइव नाम के ग्राफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं बताया था कि एक्सट्रीम वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1 है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही हमारा मीडियन रहेगा, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा स्केल यूज करता है, ऑर्डर ले रहे हैं ना हम लोग, पहले इसको क्या करते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, बोला था मैं, तो ऑर्डर में जमा रहे हैं, रैंक में जमा रहे हैं, ठीक है। मोड का मतलब क्या था, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको हम लोग मोड बोलते हैं। एक ही वैल्यू रिपीट होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मोड, एब्सोल्यूट मोड, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 6 है ना, एक और 6 लिख देता हूँ, तो 2 नंबर रिपीट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इल डिफाइंड मोड, बताया था मैं, ठीक है। इस पे भी एक्सट्रीम वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी को ही लेते हैं हम लोग, ये भी बता चुका था। मोड को जिस ग्राफ से बनाते हैं, जिस ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसका हिंदी नाम भी मेरे ख्याल से यही होगा, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फिर भी अगर इसको हिंदी में कुछ बोलते होंगे तो मैं ढूंढ के ले आऊँगा। देखो दिक्कत क्या है यार, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा विषय है ना जिसको मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा हूँ, हिंदी में मैं नहीं पढ़ा हूँ। 12वीं तक मेरा मीडियम हिंदी था, इसीलिए अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, उसकी हिंदी मेरे को अच्छे से पता है। पर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा कॉलेज में आके, कॉलेज में हो गया अपना मीडियम इंग्लिश, तो इसको मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। और ये इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है कि अंदाजे से कुछ भी हिंदी नहीं बताया जा सकता। अब हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हिंदी थोड़ी पता होगी किसी को, जिसको पता है, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता रहेगा, ठीक है। संबंध क्या रहता है मीन मीडियन मोड के बीच में, एक संबंध होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कई बार पहले आता था ये एग्जाम में नेट के, आजकल नहीं आता, इतने बार पूछ चुका है कि अब नहीं पूछता। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर रहेगा, सममित वितरण यदि रहेगा आपके आंकड़ों का, तो उस केस में मीन मीडियन और मोड तीनों बराबर रहेगा। एसिमेट्रिकल रहेगा तो फिर मीन मीडियन और मोड बराबर नहीं रहेगा। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताया था कुछ, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, ऐसे बोला था मैं, तीनों को यही बता देता हूँ। अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस शेप में है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। अरे ये बताया था कि नहीं, सुबह मेरा याद नहीं आ रहा है, बताओ तो। हाँ, बेल शेप मतलब बताया था, बेल शेप में रहेगा, तो इस केस में क्या रहेगा, मीन मीडियन और मोड। देखो तीनों यहाँ पे आ रहा है ना एक लाइन में, ठीक है, तो मीन मीडियन और मोड तीनों बराबर हो जाएगा। अगर इसका शेप थोड़ा सा ऐसे रहेगा, कैसे, इस टाइप से रहेगा, ऐसे रहेगा अगर, ठीक है, तो पीक जो है लेफ्ट साइड में आ रहा है ना, मीडियन तो हमेशा बीच में रहेगा, मीडियन हमको मालूम है, ये हो गया एक्सट्रीम पॉइंट, तो बीच की जो पोजीशन है वहीं पे हमेशा मीडियन रहेगा, मीडियन अपनी जगह कभी नहीं बदलता। तो पीक पॉइंट जो है, पीक पॉइंट को हमेशा क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, है ना। पीक पॉइंट जो है हमेशा क्या रहेगा, मोड रहेगा। और मीन जो है फिर कहाँ पर रहेगा बेचारा, यहाँ कहीं बीच में। मीन का मतलब होता है एवरेज, तो यहाँ पर मीन रहेगा, हमारा मीन रहेगा। तो अगर ये जो चोटी है, पहाड़ की जो चोटी है, ये अगर लेफ्ट साइड बनेगी, तो इसको क्या बोला था मैं, पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड के केस में देखो ये तो परफेक्ट हो गया, ये तो बेल शेप में हो गया। बेल शेप के केस में क्या रहेगा, मीन बराबर मीडियन बराबर मोड, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला अगर हमारे जो चोटी है वो लेफ्ट साइड रहेगा, इसको लेफ्ट या फिर पॉजिटिव स्क्यूड बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड। अगर ऐसा रहेगा तो इस केस में क्या रहेगा, मीन सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे थोड़ा कम मीडियन रहेगा, ठीक है, और सबसे कम क्या रहेगा, मोड रहेगा, ठीक है। अब दूसरा शेप कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी मीडियन बीच में ही आएगा, ये जो पूरी जगह है बीच की पोजीशन में हमेशा मीडियन रहेगा, ये तो अपनी जगह कभी नहीं बदलता। चोटी जहाँ पे रहती है
उसको हमेशा क्या बोलते हैं, मोड बताया था ना, जहाँ पे चोटी बनेगी, पहाड़ की चोटी जहाँ पे रहेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड। और मीन कहाँ पे रहेगा बेचारा, कहीं पर बीच की वैल्यू में रहेगा ये, तो ये हो गया आपका मीन। तो अगर मोड जो है राइट साइड में आ रहा है, मोड राइट साइड में आ रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूड, ये सब सुबह बताया था मैं। नेगेटिव स्क्यूड के केस में क्या रहेगा स्थिति क्या रहेगी, मीन सबसे कम रहेगा, उससे ज़्यादा मीडियन, और सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, मोड रहेगा। बताओ, ये सुबह बताया था, समझ में आया था कि नहीं? जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा एक बार सुबह की क्लास देख लेना। ठीक है भाई, अगला देखते हैं डिस्पर्जन। इसको देखो हिंदी में बोलते हैं अपकिरण या फिर प्रसार। मालूम होगा आप लोगों को अपकिरण या प्रसार, बहुत मेहनत किया हूँ मैं हिंदी जुगाड़ने में। ठीक है, क्या होता है डिस्पर्जन? डिस्पर्जन का मतलब होता है, देखो क्या लिखा है, डिस्पर्स फ्रॉम ईच अदर और सेंट्रल टेंडेंसी, एक दूसरे से या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति से दूरी। किसकी दूरी? वेरिएबल्स की। हमारे जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स जो हैं ये सेंट्रल टेंडेंसी जो भी है हमारी, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि मीन, ठीक है, मीडियन या फिर मोड। तो जो भी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी लेके चल रहे हैं, चाहे मीन, चाहे मीडियन, चाहे मोड, इससे इनकी दूरी कितनी है, ठीक है, ये जानना। हमारे वेरिएबल जो हैं, ऑब्जर्वेशन जो है, ये मीन से या सेंट्रल टेंडेंसी से या एवरेज से कितने दूर है, कितने अपकिरण है, कितना इनका प्रसार है, कितना फैलाव है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। ठीक है, अब देखो अगर ये आपका सैंपल है और ये आपका मीन है, मीन ये बीच वाला, और आपका जो ज़्यादातर डेटा है वो ऐसे एकदम दूर दूर में है, तो इसका मतलब आपका जो डेटा है आपके एवरेज से ज़्यादा ही दूर है, उनका डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सही नहीं है। आपका जो डेटा है आपके एवरेज के आसपास होना चाहिए, तब वो सैंपल जो है रिलायबल होता है, तब भरोसेमंद माना जाता है। और वहीं पे अगर ज़्यादातर आपका डेटा जो है आपके ऐसे एवरेज के आसपास है, ये जो केंद्रीय प्रमाप है इसके आसपास है, तब आपका डेटा ज़्यादा भरोसेमंद है, तब आपका सैंपल ज़्यादा सही है। ठीक है, तो इसी को चेक करते हैं हम लोग डिस्पर्जन में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, एवरेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एवरेज ऑब्जर्वेशन। आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर है, उनकी दूरी का औसत निकालना। ठीक है, मतलब कि अगर मान लेते हैं 5 जो है ये आपका एवरेज है, तो एक है आपका 7, एक डेटा है आपका 8, एक है 1, एक है 4, एक है 3, तो यहाँ से इनकी जो दूरी है, इस दूरी का औसत कितना है, औसतन सारा डेटा आपके एवरेज से कितना दूर है, यही निकालना रहता है हमको किसमें, डिस्पर्जन में। ठीक है, और जितना आपका डेटा एवरेज के पास रहेगा उतना आपका एवरेज सही माना जाएगा। अब एवरेज ऐसा भी क्या एवरेज जो डेटा के एकदम दूर है ना, तो आपका जो एवरेज है वो आपके बाकी के डेटा, एक्चुअल डेटा के जितने करीब रहेगा आपका एवरेज उतना सही माना जाएगा। ठीक है, तो रिलायबिलिटी कितनी है आपके एवरेज की, ये जानना भी एक उद्देश्य है डिस्पर्जन का। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप 2 अलग अलग सैंपल लेके अपनी स्टडी कर रहे हो, अगर आप 2 अलग अलग सैंपल लेके अपनी स्टडी कर रहे हो, तो उस केस में दोनों के बीच तुलना करना, ये सुविधा भी हमको देता है कौन, डिस्पर्जन। हेल्प्स टू कंपेयर 2 डिफरेंट सीरीज। आप 2 अलग अलग सैंपल ले रहे हो, इसका जो डेटा है वो सैंपल के मीन के काफ़ी करीब है, और इसका जो डेटा है वो मीन के बहुत दूर दूर है, तो दोनों में कौन सा ज़्यादा सही है, और अगर ये चीज़ गलत है, ये सैंपल ठीक नहीं है, तो इसको ठीक कैसे करना है, ये सब करने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्पर्जन। ठीक है, कुछ बेसिक समझ में आया डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, अपकिरण या प्रसार आया कुछ थोड़ा सा समझ में कि डिस्पर्जन होता क्या है। हमारे जो आंकड़े हैं इनकी मीन से दूरी कितनी है, औसत दूरी कितनी है सभी आंकड़ों की, नहीं और समझाऊं, किरण हमसे कितना दूर है, कौन किरण? देखो भाई, पहले हम लोग क्या देखे, एवरेज निकालना है ना, मीन मीडियन मोड, मीन
मीडियन और मोड, ये निकालना देखें। ठीक है, अगला स्टेप हमारा ये रहेगा कि अगर मेरा एवरेज 5 है तो मेरे बाकी के जो ऑब्जर्वेशन हैं ए बी सी टी ई, ये मेरे अलग अलग आंकड़े हैं, इंडिविजुअल आंकड़े हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये मेरे मीन से कितने दूर हैं, कुछ तो दूरी होगी ना, सब 5-5 थोड़ी आ जाएगा, सब अलग अलग नंबर होगा। तो ये दूरी कितनी है, और ये दूरी जितनी भी है वो सही है कि नहीं है, काफ़ी है कि बहुत ज़्यादा दूरी है या बहुत कम दूरी है, इसी को जानना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, और कुछ नहीं है डिस्पर्जन जो कि है। ठीक है, अब मेजर क्या क्या यूज़ करेंगे, माप कैसे मेजर करेंगे हम लोग डिस्पर्जन को, डिस्पर्जन क्या है ये तो हमको समझ में आ गया, उसको मेजर कैसे करेंगे। तो उसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुल 8 तरीके हैं डिस्पर्जन को, अब किरण को मापने के कुछ 8 मापन हमारे पास है, कुछ 8 तरीके हैं। तो 8 तरीके को 4-4 में 2 हिस्सों में बांटा गया है, ये 4 और अगला 4। पहले 4 को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट या फिर निरपेक्ष मापन। ठीक है, नाम रटते जाना भाई, एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं पहला, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, चतुर्थक विचलन, ठीक है, मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रमाप विचलन। कैसे कैलकुलेट करना है अभी आगे बताऊंगा मैं। तो ये चारों कौन से हो गए, एब्सोल्यूट मेजर हो गए, निरपेक्ष प्रमाप हो गए। अब शिकायत मत करना हिंदी नहीं बता रहे हो करके, हिंदी भी बता रहा हूँ। दूसरा टाइप का जो मेजर है हमारे पास, दूसरे टाइप का जो प्रमाप है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मेजर, यानी कि सापेक्ष। सापेक्ष मतलब कि पता है क्या होता है, सापेक्ष मतलब आप बोल सकते हो तुलना, किसी दूसरे के सापेक्ष, ऐसा बोलते हैं ना, इन रिलेशन टू अदर, तो इसीलिए उसको बोल रहे हैं सापेक्ष। यानी कि ये हमको क्या करता है ना, दो चीज़ों के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, दो वेरिएबल के बीच के अंतर के संबंध को बताता है कि अगर ये एक सैंपल था, ये दूसरा सैंपल था, इसमें डिस्पर्जन कितना है, इसमें डिस्पर्जन कितना है, और दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से कितने सापेक्षित है, ये हमको बताता है ये वाला मेजर। कौन कौन सा मेजर, कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि विस्तार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि चतुर्थक विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन गुणांक। ये अरे 3 ही कैसे है यार, ये कौन सा छूट गया, एक मिनट है मैं देख लेता हूँ कौन सा छूट गया। अच्छा, एक छूट गया यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन छूट गया है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, शायद तक प्रमाप विचलन बोलते हैं, प्रमाप विचलन गुणांक, ये चौथा है। ठीक है, तो 4-4 दोनों याद रखना भाई, एग्जाम में यही पूछ देगा, कौन सा रिलेटिव मेजर है, कौन सा एब्सोल्यूट मेजर है, यही पूछ देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को अभी तक? अच्छा, जो लोग पहली बार स्टैट्स पढ़ रहे होंगे या पहली बार समझ रहे होंगे उन लोग डरना मत, ये क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ये सब देख के डरना मत। मेरे को बड़ा डर लगता था ये सब देख देख के। तो सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट मेजर में पहला क्या है, रेंज। एक एक साथ देखेंगे, देखो सब ना एक दूसरे से रिलेटेड है। एब्सोल्यूट में पहला क्या है, रेंज।
ठीक है। रिलेटिव में पहला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। एब्सोल्यूट में दूसरा क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। रिलेटिव में दूसरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो हर बार हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट में जो जो है ना, रिलेटिव में क्या करेंगे, उसका कोफिशिएंट डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे याद भी रख सकते हो आप लोग। सिर्फ एब्सोल्यूट को याद रख लो, रिलेटिव में क्या रहेगा, सबका कोफिशिएंट रहेगा, सबका गुणांक रहेगा। ठीक है, उल्टा रहेगा। चलो पहला देखते हैं, रेंज। रेंज को हिंदी में बोलते हैं विस्तार, और इसी के साथ हम लोग देख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, दोनों एक साथ देख लेंगे। 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। प्रियंका जो भेजी माइक म्यूट कर दो करके, किसका माइक आज म्यूट था? पता नहीं, किसी का आवाज नहीं, मेरे को तो नहीं आई। हम लोग तो यार म्यूट हो गए थे। मैं आपको बोली 5 मिनट का ब्रेक दे दिया करो करके, लेकिन मेरा तो म्यूट दे दी हूँ ब्रेक में। जाओ, एकदम भूख लगने लग गई। बोली थी खाना खाओ करके, तो नहीं मानना है। आप खाना खाया करो, आप रोटी वोटी बना दूंगी, नहीं बनाना है। क्या नहीं दिख रहा है तुम लोग को? क्या नहीं दिख रहा है यार? नोट्स नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, चलो। रेंज का मतलब क्या है भाई? रेंज का मतलब है, देखो, जैसे कि अपन स्टैट्स को छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। आवाज आ रही ना मेरी अब प्रॉपर? आवाज आ रही है मेरी? नोट्स दिख रहा है? चलो, तो हमको प्रसार जानना था ना, हमको अपकिरण जानना था, दूरी तो जाननी है। डिस्पर्जन का मतलब आप लोग बस समझो दूरी, ठीक है, डिस्टेंस। बस ये चीज दिमाग में लेके चलो, सब चीज अपने आप समझ में आएगा। तो अब दूरी में एक चीज होती है रेंज, कुल दूरी कितनी है। सब बहुत दूर दूर है ऐसे बोल रहा हूं मैं, तो आप बोलोगे कि भाई ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो उसी को ही हम लोग क्या बोल देंगे, रेंज। थोड़ी देर के लिए अपने समझ के लिए ये मान लेते हैं, रेंज का मतलब है कुल दूरी, कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा। अगर जैसे मेरा एक फ्रेंड आया था थोड़े दिन पहले, वो मेरे से पूछा कि तू जहाँ पे रहता है वहाँ से ये स्कूल कितना दूर है, ये जगह कितनी दूर है, वो जगह कितनी दूर है।
तो मैं उसको बोला कि यार रायपुर में ना हर चीज़ बहुत दूर दूर है। तो वो मेरे को बोला कि भाई शहर की कुल दूरी जितनी होगी, जहाँ पर से रायपुर शुरू होता होगा और जहाँ पर रायपुर ख़त्म होता होगा, उससे ज़्यादा दूर तो कोई जगह नहीं होगी ना रायपुर में। तो वो मेरे से रेंज पूछा कि रायपुर शहर कहाँ पर से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा दूर तो कोई चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसी तरीके से रेंज भी है। तो रेंज में स्टैटिस्टिक्स में रेंज फिर का मतलब फिर क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स में रेंज का मतलब हम लोग बोलेंगे कि भाई ये बता दो कि तुम्हारे वेरिएबल में जो सबसे बड़ी संख्या है, तुम्हारे आंकड़ों में जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है, उसके बीच का अंतर क्या है, वो हो जाएगा रेंज। क्योंकि उससे ज़्यादा दूरी तो और हो ही नहीं सकती, है ना। अल्टीमेटली हमको मीन से या सेंट्रल टेंडेंसी से अपने आंकड़ों की दूरी जाननी थी कि यहाँ से कितना कितना दूर है हमारे आंकड़े। तो अगर मैं ये बता दूँ, देखो ये है हमारा टोटल सैंपल और ये क्या है, हमारा मीन है। अब एक आंकड़ा, एक डेटा यहाँ पर था, एक डेटा यहाँ पर था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, तो सबकी मीन से कुछ दूरी निकल रही है कि नहीं। तो मैं क्या बोल दिया कि भाई तुम मेरे को सीधे रेंज बता दो। रेंज का मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के तक की दूरी, इससे ज़्यादा दूर तो नहीं हो सकता ना कोई भी आंकड़ा मीन से। सबसे ज़्यादा दूरी तो यही हो गई, इससे ज़्यादा दूर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो हमारे पूरे पॉपुलेशन का जो ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कैसे निकालेंगे। बिगेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों के बीच का अंतर देख लेंगे हम लोग। ठीक है, वही होगा क्या, हमारा रेंज। इसीलिए देखो रेंज कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा मूल्य, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, रेंज। आया समझ में, रेंज क्या है, समझ में आया। चलो अब जब ये चीज़ समझ में आ गया कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे वैल्यू को लेते हैं, तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि रेंज जो है वो सिर्फ दो वैल्यूज़ पे बेस्ड रहता है, दो वैल्यूज़ पे आधारित रहता है, कौन कौन सा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक है, ये तो अलग से बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, सबसे बड़े वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू का अंतर यही होता है रेंज, तो क्या रेंज एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होगा। एक्सट्रीम का मतलब होता है चरम संख्या, प्रभावित होगा भाई, बिल्कुल होगा, उसी से तो रेंज निकलता है। अगर मेरी सबसे बड़ी संख्या है 10, सबसे छोटी संख्या है 2, तो इसका अंतर 8 आएगा। लेकिन अगर मैं जो सबसे बड़ी संख्या है उसको मैं 15 कर दूं, तो कितना आएगा, फिर मेरा रेंज 13 आएगा। तो प्रभाव पड़ा ना, सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या। एक्सट्रीम का मतलब सिर्फ सबसे बड़ी नहीं होता, सबसे बड़ी सबसे छोटी दोनों को एक्सट्रीम बोलेंगे। अब यहीं पे अगर 10 को 10 ही रहने देता हूँ, 2 को मैं कर देता हूँ 4, सबसे छोटी संख्या मेरी है 4, तो भी मेरा रेंज चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रेंज जो है एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होता है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना डायलॉग, ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता साहब, स्केल से पड़ता है। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस। स्केल का मतलब होता है गुणा भाग। याद होगा आप लोगों को, जब अर्थमेटिक मीन में पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आप लोगों को बोला था क्या बोला था मैं उसमें, कि अगर ये हमारी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, इसका हमको मीन निकालना है, तो अगर आप सब में 1 1 ऐड कर दो, सब में 1 1 आप ऐड कर दो, ठीक है, या फिर सब में आप 1 1 माइनस कर दो, या फिर सब में आप 1 1 का गुणा कर दो, या सब को आप 1 से भाग दे दो, ठीक है, तो भी आपका मीन उतना का उतना ही रहेगा। पहले वाला मीन और बाद वाला मीन दोनों बराबर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मीन पे ये जो प्लस माइनस वाला था ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओरिजिन। किसी को ओरिजिन बोलते हैं, प्लस करना और माइनस करना, ठीक है। और स्केल करना किसको बोलते हैं, स्केल करना बोलते हैं गुणा और भाग को। तो अर्थमेटिक मीन ऐसा है जिस पे ना तो ओरिजिन का कोई प्रभाव पड़ता, ना उस पे स्केल का कोई प्रभाव पड़ता, ठीक है।
जबकि जियोमेट्रिक मीन में मैं बोला था आप लोगों को प्लस माइनस का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन स्केल का प्रभाव पड़ जाएगा, स्केल का प्रभाव पड़ जाएगा, अंतर आ जाएगा जियोमेट्रिक मीन में। ठीक है, तो ठीक वही चीज हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं हमारा जो रेंज होता है उस पर ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ेगा। सारे ऑब्जर्वेशन में अगर हम लोग सेम नंबर जोड़ दें या घटा दें तो हमारे रेंज में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारे नंबर से अगर गुणा या भाग कर दें, सारे नंबर को किसी समान संख्या से गुणा या भाग कर दें तो फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता साहब, स्केल से पड़ता है। आया समझ में? बताओ। आया कि नहीं समझ में बाकी लोगों को? हाँ हाँ बोलते हो, क्वेश्चन पूछता हूँ गलत आंसर दे देते हो। एक बार शाहरुख खान बोला था एक इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू ऐसा था जिसमें टेक्नोलॉजी की बुराई हो रही थी, मतलब टेक्नोलॉजी कितनी ख़राब है समाज के लिए, ऐसे करके डिबेट चल रहा था, तो उसमें उसको बुलाए थे। तो शाहरुख खान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि टेक्नोलॉजी आपके लिए तब तक ही एक बुराई है जब तक कि वो आपका कोई बड़ा काम आसान ना कर दे, तब तक ही टेक्नोलॉजी एक बुराई है। जिस दिन टेक्नोलॉजी आपका कोई मुश्किल काम को आसान कर देगी उस दिन आप टेक्नोलॉजी से प्यार करने लगेंगे। शाहरुख खान खुद एक बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लवर पर्सन है। कभी कभी मेरे को भी उसकी बात रियलाइज़ होती है। चलो भाई, तो ये है क्या हमारा रेंज। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का हिंदी नामकरण मैं पहले बता चुका हूँ, कहाँ है, विस्तार गुणांक। ठीक है, विस्तार गुणांक। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है मालूम है आप लोग को? कोफिशिएंट का मतलब होता है विपरीत। विपरीत, इसको एक और क्या बोलते हैं हिंदी में, व्युत्क्रम। ऐसा कुछ सुने हो क्या आप लोग? व्युत्क्रम लिखते कैसे मुझे नहीं मालूम। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ऐसा लिखते हैं क्या, पता नहीं। व्युत्क्रमानुपाती ऐसा बोलते हैं ना। तो कोफिशिएंट जो है ना वो व्युत्क्रम होता है, यानी किसी वैल्यू का या किसी फंक्शन के उल्टे फंक्शन को कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा रेंज कैसे निकलता था, हमारा जो रेंज रोवर है वो कैसे निकलता था, ऑप्शन लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यही था ना, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो इस फंक्शन को उल्टा कर दो, इसको डिवाइड कर दो लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट से। अब बहुत ज़्यादा मत घुसना कि सर ये उल्टा कैसे हुआ सीधा कैसे हुआ, बस एक समझने के लिए मैं आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को फॉर्मूला याद रह जाए। ये जो था हमारा रेंज का फॉर्मूला था, इसका उल्टा कर दो, यानी कि L प्लस एस से इसको भाग दे दो। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो कौन सा मेजर का पार्ट है, रिलेटिव, सापेक्ष। रिलेटिव का मतलब मैं संबंध बताया था ना, दो चीज़ों का संबंध। तो ये संबंध को हम लोग हमेशा रेशियो से या परसेंटेज से दर्शाते हैं। वैसी संबंध दर्शाते हैं ना कि मेरी एज और मेरे दोस्त की एज में 2:3 का संबंध है, मतलब मेरी एज अगर 2 है तो उसकी एज कितनी है, 3 है। तो कोफिशिएंट क्या करता है, संबंध बताता है। तो रेशियो कैसे निकलेगा भाई, जब भाग दोगे तभी तो रेशियो निकलेगा। A/B लिखो या A/B लिखो, मतलब तो एक ही है, यही तो है संबंध बताना। रेशियो में, अनुपात में या प्रतिशत में ही तो संबंध बताते हैं। तो संबंध कैसे बताओगे आप, L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस, उल्टा कर दो। और रेशियो में दिखाना है इसलिए आप दोनों को भाग दे दो, सीधा और उल्टा को भाग दे दो, तो दोनों का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो हर बार हम लोग ना ऐसे ही करेंगे, जब भी कोफिशिएंट निकालना रहेगा किसी न किसी तरीके से वैल्यू को उल्टा करेंगे। ठीक है, आया समझ में कुछ? उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को हिंदी में क्या बोले थे यार, क्वार्टाइल कहाँ है, चतुर्थक विचलन। देख लो भाई, हिंदी मीडियम वाले याद रख लो, चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन
अब देखो दो फॉर्मूला याद रखना, एक इंटर क्वार्टाइल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः चतुर्थक। क्वार्टाइल क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, डरना मत, अभी बस ये समझ लो। इंटर क्वार्टाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः चतुर्थक। अंतः चतुर्थक का फॉर्मूला क्या है, Q3 यानी कि क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। ठीक है, ध्यान देना एग्जाम में इंटर क्वार्टाइल का फॉर्मूला पूछ रहा है कि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला पूछ रहा है, देख लेना, ध्यान देना। इसका फॉर्मूला ये फाइनली हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम Q3 माइनस Q1, दोनों को आप 2 से भाग दे दो। ठीक है, Q3 माइनस Q1, ये तो था ही इंटर क्वार्टाइल का फॉर्मूला, इसी को अगर मैं 2 से भाग दे दूंगा तो क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, हो सकता है वो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला पूछे और ऑप्शन में कहीं पर दे दे इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइड बाई 2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये क्वार्टाइल डेविएशन समझ में आया। क्वार्टाइल क्या होता है बता रहा हूँ आगे मैं अभी, ये फॉर्मूला समझ में आया। कब खैर क्वार्टाइल ही नहीं पता तो फॉर्मूला कैसे समझ में आएगा, ये बात भी है। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होगा भाई, कोफिशिएंट का मतलब देखो इंटर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1, कर दो उल्टा। संबंध बताना है तो किसी ना किसी से भाग देना पड़ेगा, जब भाग देंगे तभी उसका रेशियो निकलेगा। बिना भाग दिए बिना डिवाइड किए रेशियो कहाँ निकलेगा भाई। रेशियो निकालने के लिए हमको भिन्न संख्या चाहिए, और भिन्न कैसे आएगा, जब किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देंगे तभी तो आएगा। तो आप क्या करो, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, ऑपोजिट ऑफ इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल क्या था, Q3 माइनस Q1, उसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, Q3 प्लस Q1, बस दोनों को भाग दे दो आपस में तो कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट का मतलब मैं क्या बोला था, दो चीज़ें, एक संबंध बताना, संबंध मतलब किसमें, रेशियो में, रेशियो में संबंध बताना, और दूसरा उल्टा करना। ठीक है, कॉलेज में पढ़ाओगे तो ऐसे ही मत बोल देना, हंस देंगे स्टूडेंट लोग, ये आप लोगों के समझने के लिए ताकि एग्जाम में याद रहे चीज़ें। ठीक है, तो Q3 माइनस Q1 ये तो फॉर्मूला है ही, इसको भाग दे दो उसके उल्टा से, किससे, Q3 प्लस Q1 से। आ रहा है कुछ समझ में धीरे धीरे। और बाकी लोग को चलो अब समझ लेते हैं कि क्वार्टाइल होता क्या है। पहले मेरे को क्वार्टाइल बता देना था ना, अब पढ़ाना आता नहीं यार ठीक से, अभी नया नया सीख रहा हूँ। चलो भाई, ये जो मैं लाइन बनाया हूँ ये है हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितना भी डेटा हमको मिला है उसका ये लाइन है। ठीक है, हमको करना क्या है, 4 हिस्सों में बांटना है इसको। एक समझ लो ये इतनी बड़ी रस्सी है, इसको 4 हिस्सों में बांटना है। अब आप बताओ, एक रस्सी को अलग से बता देता हूँ इसको मैं, ये इतनी बड़ी रस्सी है आपके पास, अरे रस्सी तो बनी नहीं रहा है, ये इतनी बड़ी रस्सी है। अगर मैं बोलूँगा कि इस रस्सी को 4 बराबर टुकड़े में बांटो तो आप कितना कट लगाओगे, कितनी जगह पे आप कट लगाओगे। एक रस्सी है, ठीक है, इसको आपको 4 बराबर हिस्से में काटना है तो आप कितने हिस्से में कट लगाओगे, 3 हिस्से में, 1 2 और 3। तो देखो 4 हिस्सा बन गया ना, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। ठीक है, तो जब आपको 4 हिस्से में बांटना है तो आप 3 जगह कट लगाओगे, उसी को बोलते हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। ठीक है, 4 हिस्से में बांटना है तो 3 कट लगाओगे और वही आपका रहेगा क्या, 3 क्वार्टाइल रहेगा। ठीक है, अब वैसे मैं थोड़ा बराबर नहीं कर पाया हूँ लेकिन मान लो कि ये बराबर है। ठीक है ना,
अब देखो ये जो 4 हिस्से में हम लोग बांटे हैं ना, ये कुछ भी ऐसे रैंडमली नहीं बांट दिए हैं। पहले हम लोग क्या किए हैं, अपने पूरे डेटा को बढ़ते क्रम में लिखे। इस पूरे लाइन में, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसमें हम लोग पूरे डेटा को अपने बढ़ते क्रम में लिखे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते क्रम में लिखे हैं। उसमें का पहला एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, और ये पूरा का पूरा हिस्सा आपस में बराबर है। इसका मतलब देखो, ये 25%, ये 25%, ये 25% और ये 25%। होगा कि नहीं होगा बताओ? मैं एक लाइन को 4 बराबर बराबर टुकड़े में काटा हूं, तो सब 25-25% होगा कि नहीं होगा? होगा ही भाई। ठीक है, अब देखो इंटर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या, क्वार्टाइल क्या होता है समझ में आया? एक क्वार्टाइल मतलब 4 में से एक क्वार्टाइल, समझ में आया? ये पूरा एक क्वार्टाइल है, ये एक क्वार्टाइल है, ये एक क्वार्टाइल है और ये एक क्वार्टाइल है। ठीक है। अब देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो था, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो था, उसका फॉर्मूला क्या था? Q3 माइनस Q1। अब देखो भाई, अगर मैं यहाँ से लेकर के, अरे यहाँ से लेकर के अगर मैं यहाँ तक Q3 बोल रहा हूँ ना, मैं इतने पूरे पोर्शन को अगर मैं कवर कर लूँ तो मैं कितने परसेंट को कवर कर लिया बताओ? ये ओरिजिन पॉइंट से लेके Q3 वाले लाइन तक को अगर मैं कवर कर लूँ तो मैं कितना परसेंट कवर कर लिया बताओ? 75%। 25 25 25 75% कर लिया कि नहीं? और इस 75% में से सिर्फ Q1 को माइनस करना है। Q1 मतलब कि ये हमारा Q1 है, एक Q1 की वैल्यू कितनी है? 25%। तो इंटर क्वार्टाइल जो है ये कितना आया मेरा? 50%। हमेशा इंटर क्वार्टाइल आपके टोटल डेटा के सिर्फ 50% पे ध्यान देता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1। चौथा Q4 तो है ही नहीं ना हमारे पास, मैक्सिमम कौन सा है? Q3 ही है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम, रेंज का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? Q3। Q4 तो है ही नहीं ना हमारे पास। और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? Q1। तो इंटर क्वार्टाइल जो है, इसीलिए उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, Q4 नहीं होता। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना आएगा हमारा? हमेशा 50% आएगा कि नहीं? 50% को ही कवर करेगा ना वो। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? बताओ। अभी तक जो चीज मैं बोला वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। और देखो डिविएशन कैसे निकालते हैं बोला था मैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइड बाई क्या? Q3 प्लस Q1, ये बोला था ना मैं। तो देखो कितना आएगा? हमेशा 50% ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा? Q3 मतलब 75% प्लस Q1 मतलब 25%। कितना आएगा बताओ? 50/100। तो डिविएशन, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन हमेशा कितना आएगा? 1/2। ठीक है। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा आपसे कि, अरे क्या बोल दिया यार मैं, हाँ ठीक है सही बोल रहा था मैं, सही बोल रहा था। जब भी एग्जाम में पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन कितना होता है, तो या तो 1/, अरे यार मिट भी नहीं रहा है, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा? या तो 1/2 को आंसर लेना, या फिर 0.5 को लेना, या फिर 50% को लेना। ठीक है, या फिर 1:2 को लेना आंसर। सबका मतलब एक ही निकला कि नहीं? 1/2, 0.5, 50% या 1:2, सबका मतलब एक ही है। तो कोफिशिएंट ऑफ
क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो सकता है अगर पूछेगा तो इसमें से ही कोई एक आंसर रहेगा। आया कुछ समझ में, गया दिमाग में कि 2000 रुपये पे पछतावा हो रहा है? ठीक है, ठीक है बोल रही है। और क्या बचा? अब ये चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ गई होंगी तो इसका फीचर आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। एक्सट्रीम वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि हम लोग सिर्फ 50% वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेस्ड ऑन 50% मिडिल वैल्यू, 50% वाला फंडा भी बताया ना मैं, ये देखो Q3 माइनस Q1 करोगे तो सिर्फ 50% ही तो आ रहा है, और इसी पे हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो खाली 50% को आधे पे ही ध्यान देता है ये, बाकी पे ध्यान नहीं देता। ओरिजिन से फ़र्क नहीं पड़ता साहब, स्केल से पड़ता है। यहाँ पर भी वही बात है, अगर आप अपने सारे ऑब्जर्वेशन के साथ प्लस या माइनस वाली हरकत करोगे तो आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहीं पे अगर आप गुणा या भाग कर दोगे तो फ़र्क पड़ जाएगा। स्केल का मतलब, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, गुणा भाग, ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस। ठीक है, सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता, सभी ऑब्जर्वेशन पे आधारित नहीं होता। कैसे नहीं होता? ऐसे नहीं होता। ये हुआ पहला क्वार्टाइल, ये दूसरा क्वार्टाइल, ये तीसरा क्वार्टाइल। Q3 के बाद हिसाब करना अपन बंद कर देते हैं। इधर तो ये ध्यान दे ही नहीं रहा है, खाली 50% पे ध्यान देता है, तो बचे 50% का क्या? इसलिए सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। एक सबसे बड़ी खराबी है इसकी रेंज की, कि इसके अलावा आगे हम लोग और कोई इसमें गणितीय गणना नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी भी प्रकार का गणितीय प्रसार इसमें हम लोग नहीं कर सकते। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट और आगे नहीं किया जा सकता, इसको याद रखना। समझ में आया इतना? समझ में आया कि नहीं? चलो लास्ट आज का, मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये एक्चुअली मैं बता चुका हूँ आज सुबह की क्लास में, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मीन डेविएशन किसको बोले थे भाई अपन? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितना हुआ था इसका? 28। ठीक है, तो हमारा मीन कितना आएगा? 28/7, 4 आ जाएगा इसका मीन। अब इससे हम लोग क्या करेंगे? डिविएशन निकालेंगे। ठीक है, -3 -2 -1 0 और 1 2 3। क्या था इसका, भूल गया मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ये अपन डिविएशन निकाल लिए। ठीक है, मीन डिविएशन, मीन से निकाल रहे हैं ना डेविएशन, माध्य से विचलन निकाल रहे हैं। तो अब साइन को इग्नोर कर दो, माइनस प्लस को सबको जोड़ दो, कितना होगा? 3 2 5 और 1 6, टोटल कितना आएगा? 12। ठीक है, तो मीन डिविएशन हमारा कितना आया? 12 आ गया। और सॉरी, सम ऑफ डिविएशन कितना आया? ये जो विचलन है इसका योग कितना आया? 12। अब मीन डिविएशन कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से। ये जो 12 आया ना, यही है हमारा क्या? सम ऑफ मीन डिविएशन। x बार मतलब क्या होता है? मीन। x मतलब क्या होता है? ये जो 1 2 3 4 लिखा हूँ ना, उसी को हम लोग बोलते हैं x। जो हमारा 4 जो आया ना एवरेज, ये देखो यहाँ पर आया 4, ये है हमारा मीन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या है अपने आप में?
x माइनस एक्स बार है, ये क्या है x माइनस एक्स बार है, ये क्या है x माइनस एक्स बार है। तो ऐसे करते करते ये जो हम लोग टोटल निकाले हैं 12, यही क्या है हमारा सम ऑफ डिविएशन, विचलन का योग, और उसको हमको भाग देना है किससे, 7 से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा, 7 है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो यही 7 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, n। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मीन डिविएशन। ठीक है। अब मीन डिविएशन, नाम भले ही मीन डिविएशन है, लेकिन आप मीडियन से भी डिविएशन निकाल सकते हो, मोड से भी डिविएशन निकाल सकते हो। ठीक है। सेम हरकत हम लोग मीडियन से भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 मीडियन कैसे निकालते हैं, 1 पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3, बीच में क्या है 4 है, सेम आ जाएगा। मीडियन जो है वो भी फिर से 4 ही आएगा हमारा। तो मीडियन से भी कर सकते हो आप यही काम, सेम काम आप मीडियन से कर सकते हो। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर मीन लिखे थे, मीन की जगह पे मीडियन आ जाएगा, मीडियन को m से डिनोट करते हैं। ठीक है। यही सेम हरकत अगर आप मोड से करोगे तो यहाँ m की जगह पे z आ जाएगा, मोड को z से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये है आपका मीन डिविएशन। अभी कोफिशिएंट में नहीं आया अपन, इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को उसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, md डिवाइड बाई n, md डिवाइड बाई n ही तो होता है शायद। एक मिनट में देखता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, अरे यार ठीक ठीक, बहुत बड़ी गलती कर रहा था मैं। इसको हटाता हूँ। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन कैसे निकालेंगे, जो मीन डिविएशन आप निकाले हो उसी को आप मीन से भाग दे दो। मीडियन से, अरे मीडियन लिख दिया, जिस मीन से आप मीन डिविएशन निकाले हो, जिस माध्य से आप माध्य विचलन निकाले हो, उसको आप उसी माध्य से भाग दे दो। ठीक है। अगर आप मीडियन से निकाले थे डिविएशन तो मीडियन से भाग दे दो, मोड से निकाले थे डिविएशन तो मोड से भाग दे दो। ये रहेगा क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। ठीक है। बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। याद रहेगा भाई, बताओ। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं फॉर्मूले को क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये देखो, मीन से आप डिविएशन निकाले, सबका टोटल कर लिए और उसको भाग दे दिए किससे, n से। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपके पास संख्या है ना वो। मीडियन से अगर आप डिविएशन निकाले हो, सेम फॉर्मूला रहेगा, सम ऑफ मीडियन डेविएशन बोल लो इसको, सम ऑफ मीडियन डेविएशन। मीडियन को m से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाई n। मोड डेविएशन निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सम ऑफ मोड डेविएशन डिवाइड बाई n, ये रहेगा। ठीक है। ये हुआ मीन डेविएशन का फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, ये जो आप मीन डेविएशन निकाले हो उसको आप मीन से ही भाग दे दो। ठीक है। मीन से भाग दे दो। अगर आप मीडियन से निकाले थे तो जो
मीडियन डेविएशन जो आप निकाले थे उसको मीडियन से ही भाग दे दो, मोड से निकाले थे तो जो आप मोड डेविएशन निकाले हो उसी को आप मोड से भाग दे दो, ये रहेगा आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, ये है आपका डिस्पर्जन। एक और था ना, चौथा लास्ट जो छूट गया था। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन को कल बताऊंगा यार, थक गया मैं भी पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, बताओ समझ में आया सब? आया समझ में आज का पूरा? कल बताएंगे, आप कल बताएंगे। चलो भाई आज दुकान बंद करते हैं।